हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q2 अर्निंग्स। और मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं ज़ेगल प्रीपेड ओशन के एमडी एंड सीईओ मिस्टर अविनाश गॉडखिंडी। अविनाश सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। हाय विवेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, हम देख रहे थे कि जिस तरह का आपके आईपीओ का रेस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा आईपीओ लिस्ट हुआ, लेकिन अभी का जो परफॉर्मेंस आया, आई टेल यू टू द ऑडियंस की ये Q1 रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। हाँ जी। कंपनी के रेवेन्यूज करीब 187 करोड़ से घटकर 118 करोड़ रहे ऑन ए Q-on-Q बेसिस। नेट प्रॉफिट भी 7.56 CR से घट के 2.05 करोड़ रहा ऑन ए Q-on-Q बेसिस। सर, Q1 सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है या ये एक स्पेशल कुछ चीज हुई है जिसकी वजह से क्वार्टर इस तरह का देखने के लिए मिला? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा विवेक आपका, यह अवसर दिया आपने। तो हमारे बिजनेस में विवेक जो सीजनैलिटी होती है वो काफी स्ट्रांग है। तो जो क्वार्टर वन होता है वो तकरीबन 15 से 20% हमारा रेवेन्यू होता है, और क्वार्टर टू जो होता है वो 20, 22, 25% होता है। तो दोनों मिल मिला के तकरीबन 35 से 40% रेवेन्यू का होते हैं। और जो H2 होता है, सेकेंड हाफ होता है, वो तकरीबन 60 से 65% हमेशा से रहा है। और उसका कारण भी ये है कि जो बिजनेस है, आप चाहे रिवॉर्ड्स ले लीजिए, वो दिवाली न्यू ईयर के टाइम सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग होती है, गिफ्टिंग होती है। और या फिर अगर आप देखें एम्प्लॉयज का बिहेवियर टुवर्ड्स रिएम्बर्समेंट, तो अक्सर कर लोग अपना जो खर्चा जो होता है साल के शुरुआत का, वो सेकेंड हाफ में Q4 में अपने रिएम्बर्समेंट्स क्लेम करते हैं, क्योंकि कंपनी भी अंकुश लगा देती है, बोलती है कि भाई अगर आप 15 मार्च से पहले अपने सारे जो बिल्स हैं वो सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस ही नहीं होगा। तो इंडिया में लोग थोड़ा टाइम ले लेते हैं और एम्प्लॉयज थोड़ा तो उसकी वजह से जो है ये ट्रेंड पहले से ही रहा है। तो हमारे बिजनेस को समझने के लिए, देखने के लिए सही मापदंड ये है कि आप Q-on-Q ना देख के Y-on-Y देखें। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो 34% हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। हमारा जो एडजस्टेड इबिटा है वो भी 27% बढ़ा है। जो हमारा कैश पैट है वो तो 38% बढ़ा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है कैश पैट का। बेसिकली मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। हम जिस तरह से देखते हैं, बेसिकली आपका जो पैट है उसमें आप ऐड कर दीजिए डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और आपका जो ईसॉप कॉस्ट है। हमारा सबसे बड़ा जो कॉस्ट आया है विवेक जी, ये हमारा ईसॉप कॉस्ट है। वो 5.8 करोड़ का कॉस्ट हमने इस क्वार्टर में लिया है, जो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में बिल्कुल जीरो था। तो अगर उस तरह से आप देखेंगे तो वो सीधा 5.8 करोड़ जो है वो आपको ऐड कर लेना चाहिए इन द पैट। और डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी अगर आप ऐड करेंगे तो वो 9.9 करोड़ होता है। जी सर, जैसा आप बता रहे थे कि वायु वाई बेसिस पर हमें रिजल्ट्स को देखना चाहिए, मैं वायु वाई बेसिस पर देख लेता हूँ एक बार। रेवेन्यूज में जंप है 88 से बढ़कर आपका 118 करोड़ हुआ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपने बताया कि लास्ट ईयर आपके यहाँ पर ईसॉप के एक्सपेंसेस नहीं थे सर, लेकिन जो आपने मार्जिन्स की गाइडेंस दी है उसमें आपने ईसॉप के एक्सपेंसेस को एक्सक्लूडेड रखा है। जो आपने मैं देख रहा था कि आपकी जो मार्जिन्स की गाइडेंस दी आपने 11 to 13% की दी है, उसमें आपने ईसॉप एक्सपेंसेस जो 20 CR के रहने वाले इस ईयर में वो रखे हुए हैं सर। लेकिन लास्ट ईयर भी आपके ईसॉप एक्सपेंसेस 14 करोड़ के आसपास थे। तो या तो सर इस साल अगर मैं एडजस्टेड देखूं तो कितने एबिटा मार्जिन्स पर आप काम करेंगे? ईसॉप को इंक्लूड कर लेते हैं या दोनों साल के लिए एक्सक्लूड कर लेते हैं? देखिए वे लास्ट ईयर में क्या हुआ, जो ईसॉप का कॉस्ट आया था, ईसॉप ने अनाउंस करा था एंड ऑफ सितंबर, है ना? तो पहले 2 क्वार्टर में आपके कोई ईसॉप के कॉस्ट नहीं थे। तो जो भी ईसॉप के कॉस्ट आए हमारे लिए लास्ट ईयर, वो Q3 और Q4 में आए। तो वो 14.5 करोड़ और ये 20 करोड़। अगर आप बिजनेस को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले सालों में वो जो कॉस्ट है वो घट जाता है, सिंगल डिजिट आ जाता है इन FY25 और FY26 जो एस्टिमेट्स हैं, और उसके बाद वो हम के लिए तो जीरो होगा। तो अगर आप बिजनेस को समझना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, तो ये ईसॉप कॉस्ट को हम मानते हैं कि इसको एक वन टाइम या एक सेपरेट कॉस्ट करके देखा जाए। और अगर उसको अगर आप निकाल के देखते हैं तो फिर जो एडजस्टेड
प्रोजेक्शन है ऑफ EBITDA गाइडेंस जो हमने दी है ऑफ अबाउट 11 to 13%, वो काफी ही इन लाइन विथ आवर पीयर्स इंडस्ट्री, या आप बोलेंगे हमारे प्रीवियस ईयर्स, उसके उससे उससे लाइन में ही, उसी लाइन में रहेगी। ओके, परफेक्ट सर। सर एक और चीज जो आपका मैं देख रहा था कि प्रोडक्ट मिक्स की वजह से थोड़ा आपने बोला कि आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, दैट इज जोयर। तो इसका किस तरह का रिस्पॉन्स है और इसकी वजह से आपके मार्जिन्स में कितना डेंट लगा और रिकवरी कब तक हम देख सकते हैं? देखिए, जोयर का रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारी बड़ी कंपनी ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया है, और हर एक कंपनी के पास अगर आप देखेंगे विवेक जी, 3 प्रकार के खर्चे होते हैं। एक उनके एम्प्लॉय के खर्चे होते हैं, एक चैनल पार्टनर जैसे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, रिटेलर, अगर आप उनको इंसेंटिव दे रहे हैं तो उसका खर्चा होता है, और तीसरा जो खर्चा होता है वो आपके वेंडर के पेमेंट्स होते हैं। बजटेड कैपेक्स को एक समय के लिए अलग रखा, क्योंकि वो तो एक बोर्ड डिसीजन होता है। पर अगर जो रिकरिंग आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो ये 3 प्रकार के मेनली होते हैं। मैं पेरोल भी अलग रख रहा हूँ फॉर। तो और एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है वो तकरीबन 5 से 10% होता है, चैनल का भी तकरीबन 5 से 10% होता है अमूमन, और जो वेंडर का खर्चा होता है वो 40 से 50% होता है। तो हमारा जो ओवरऑल ऑफरिंग सेट है उसका स्केल बहुत बढ़ गया, फ्रॉम बीइंग इन द रेंज ऑफ 15 to 20% ऑफ द ओवरऑल स्पेंड्स ऑफ द कंपनी टू नाउ 60-65%। तो जो आपका जो स्कोप है बढ़ गया है, तो अपॉर्चुनिटी उतनी बढ़ जाती है, और हम उन्हीं कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, तकरीबन 2600 कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, एंटरप्राइज और मिड मार्केट, और हमें उन्हीं कंपनीज के पास वापस जोयर बेचना है। बाहर भी हम बेच सकते हैं ऑफ कोर्स, पर इजियर रूट है कि हम जिस कंपनी के साथ ऑलरेडी एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स कर रहे हैं या एम्प्लॉय बेनिफिट कर रहे हैं, उसको हम अपना वेंडर पेमेंट का भी सोल्यूशन देते हैं। जी, मैं बिल्कुल आपके इन नंबर्स पर ही आने वाला हूँ सर कि कॉर्पोरेट कस्टमर बेस आपका बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैं FY23 के एंड के कस्टमर बेस देख रहा था, वो 2411 थे, और अभी आपके ऑलमोस्ट 2600 कस्टमर बेस पहुंच चुका है, कॉर्पोरेट कस्टमर बेस। और अगर हम यूजर्स की भी बात करें तो 2.27 मिलियन से बढ़कर आपका 2.42 मिलियन हो गया। सर, इस फिस्कल एंड पर आप कितने यूजर्स और कितने कॉर्पोरेट कस्टमर टारगेट कर रहे हैं? विवेक जी, अगर आप देखेंगे तो हर साल तकरीबन 600-700 के करीब हम कस्टमर ऐड करते हैं, और मोटा मोटी उसी प्रकार से हम ऐड करेंगे। हमारा इस साल का और अगले साल का बहुत ज्यादा फोकस इस चीज पे भी है कि हम ज्यादा क्रॉस सेल करें, क्योंकि कॉर्पोरेट्स तो हमारे पास अच्छी खासी बेस है। हम चाहते हैं कि उन कॉर्पोरेट्स को हम, जैसे जोयर लॉन्च किया है हमने, अभी हमारा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है विद यस बैंक, ये प्रोडक्ट्स हम लेके जाएं उन कस्टमर्स को, और उनको वो प्रोडक्ट ऑफर करें। यूजर में भी ग्रोथ जो है वो काफी हेल्दी ही रही है हिस्टोरिकल, और उन्हीं लाइंस पे यूजर्स में भी ग्रोथ होगी। हमारी इच्छा ये है कि ना केवल यूजर को बढ़ाएं, पर जिस यूजर के साथ और जिस कॉर्पोरेट के साथ हम आज बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ हम और करीबी तरीके से जुड़े और ज्यादा बिजनेस करें। सर, मैं देख रहा था कि आपने IPO में भी हमारी बात हुई थी आपके टॉप मैनेजमेंट में, और उस समय डेट रिडक्शन की बात हुई थी पोस्ट IPO। सर, आपने अपनी प्रेस रिलीज में भी कहा है कि Q3 से ये डेट रिडक्शन का जो इम्पैक्ट होगा वो दिखाई देगा। सो अभी तो Q2 रिजल्ट्स आएंगे। सर, पहले तो ये बताएं कि Q2 रिजल्ट्स कब आएंगे? Q2 रिजल्ट हमारे जो आएंगे वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आएंगे, अराउंड नवंबर 9-10। अभी हमने फाइनल नहीं करा है, बट उसी रेंज में आएंगे उसी टाइम। ओके, तो सर ये जो डेट रिडक्शन होगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो Q3 से आएगा। अभी कितना डेट है और इसका कितना रिडक्शन कर रहे हैं? देखिए, जो डेट था उसमें से 47 करोड़ हमने रिटायर कर दिया है। ओके, तो अभी जो मेरा डेट का कॉस्ट था एक Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, वो 4.4 करोड़ था, और वो आगे जाके 50% के करीब से घट जाएगा, तो वो 2.25 करोड़ के तक रहेगा इंटरेस्ट कॉस्ट स्टार्टिंग Q3 Q4। तो काफी ज्यादा हमारा जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो घट जाएगा। ओके, बिल्कुल। तो सर, एक और चीज की मैं ये देख रहा था कि इस बार आपका ओवरसीज रेवेन्यू, हालांकि आपके ओवरसीज रेवेन्यूज बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं टोटल रेवेन्यूज में, बट इस क्वार्टर में नहीं थे, जबकि हम लास्ट क्वार्टर में देख रहे थे कि इट वाज समवेयर अराउंड 2.2 CR।
तो कुछ होता है सर, वहां भी सीजनैलिटी होती है या वहां पर कुछ वहां पर टारगेट कर रहे हैं कि वहां से भी कुछ बढ़ाना चाहिए? ओवरसीज रेवेन्यूज वैसे पहले भी सच नहीं थे। हम हमारा थॉट प्रोसेस अभी ओवरसीज रेवेन्यूज के बारे में फॉर्म अप हो रहा है। और हमने हमारे आरएचपी में भी इस चीज का जिक्र करा था कि आने वाले सालों में हम डेफिनेटली ओवरसीज जाएंगे। पर पहले हम इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी हम फुली एक्सप्लोर करना चाहेंगे। और ओवरसीज की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत केयरफुली हम उसको क्राफ्ट कर रहे हैं, और आने वाले सालों में हम ओवरसीज भी जाएंगे। अभी तो पिछले साल भी कुछ ओवरसीज नहीं था, अभी भी कुछ ओवरसीज नहीं है। बस एक कंसोल है, जो कंसोल नंबर्स हैं वो सेम है एज स्टैंडर्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, बहुत शानदार रेवेन्यू गाइडेंस दिया। हमने देखा कि स्टॉक का जो आज का परफॉर्मेंस था वो शायद रेवेन्यू गाइडेंस की वजह से एक अच्छा रिकवर हुआ। स्टॉक जिस तरह के रिजल्ट्स देखे थे, शायद स्ट्रीट ने पहली बार आपके रिजल्ट्स देखे और उसके बाद थोड़ा सा एक काइंड ऑफ फियर क्रिएट हुआ, और उसके बाद जब रेवेन्यू गाइडेंस देखा तो लोग खुश हो गए। 40 to 50% सर इस साल के लिए रेवेन्यू गाइडेंस। सर ऐसा क्या करने वाले हैं इस साल में जो कि 40 to 50%? विवेक जी, अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो फर्स्ट क्वार्टर में भी तकरीबन 34% रेवेन्यू ग्रोथ है। और ये स्पेस जो है ये बहुत बड़ी स्पेस है, अनटैप्ड स्पेस है। एक तरह से मैं कहूँगा ज़ाइगल के अलावा स्पेंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में बाकी कोई मेजर प्लेयर्स है नहीं। और यहाँ पे जैसे जैसे आप कंसोलिडेट करने लगते हैं अपनी मार्केट पोजीशन, जैसे जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ आप और जुड़ते हैं, बड़े बैंकों के साथ आप जुड़ते हैं, जैसे अभी हमने हाल फिलहाल में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ, जो उनकी ऑनबोर्डिंग है और बाकी स्पेंड एनालिटिक्स का जो प्लेटफॉर्म हमारा है, हम उनके कॉर्पोरेट कस्टमर्स को दे रहे हैं फॉर एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट कार्ड ऑफरिंग। तो ऐसे प्रोग्राम्स हमारे और बढ़ रहे हैं। और इसमें क्या होता है विवेक जी, बड़ी कंपनियां देखती हैं कि आप कौन से बड़े बैंकों के साथ काम कर रहे हैं, आप कौन से अलग दूसरे बड़े कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, उससे उनको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और ऑफ कोर्स जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बिकॉज इट शोज अ सर्टेन डिग्री ऑफ कंप्लायंस एंड सर्टेन डिग्री ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उसका फायदा हमको मिल भी रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में और भी मिले। सर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो साइन किया है ये एमओयू, कल मैं पढ़ रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कुछ उनके क्रेडिट कार्ड्स को लेकर बैन लगा है, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपकी कंपनी पर भी होगा क्या? विवेक जी, वो जो जहां तक मुझे पता है वो जो अंकुश लगा है वो बॉब वर्ल्ड ऐप पे ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स पे लगा है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ है, जो एक अलग सब्सिडरी है ऑफ द बैंक। उसका क्रेडिट कार्ड आम है। और हमारा जो ऑनबोर्डिंग जर्नी है, हमारी जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, वो मेरे हिसाब से बैंक को काफी सिक्योर और काफी कंप्लायंट और सही लगा। इसीलिए उन्होंने हमारे साथ टाई अप किया है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इन कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग करेंगे। मैं ज्यादा और नहीं बात कर सकता हूँ या जानता हूँ ऑन द बॉब वर्ल्ड बैंक। No problem, sir. And I wish you all the best for rest of the year. And we hope कि आपने जो 40 to 50% की रेवेन्यू गाइडेंस दिया, आप इसको बीट करें या इसकी अपसाइड पर टच करें। और मार्जिन्स भी आपने अच्छी गाइडेंस दी है, तो आप इन सभी जो आपने पैरामीटर्स रखे हैं इस फिस्कल ईयर के लिए, टारगेट्स रखे हैं, उन सभी को अचीव करें। थैंक यू वेरी मच सर। कोशिश भरपूर रहेगी। धन्यवाद विवेक।